नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़रीन खबर बात की खास बात में आप सभी का स्वागत है। ये ट्रॉफी देखकर आप सोच रहे रहेंगे कि ये ट्रॉफी यहाँ पे कैसे और क्या ये मुझे मिली है। नहीं, ये ट्रॉफी है जी गौरव पुरस्कार की और ये पुरस्कार जिसे मिला है वो हमारे पनवेल के ही रहवासी है। उन्हें हमने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हम उनसे आज बातचीत करेंगे। अवार्ड कैसे मिला, ये पुरस्कार कैसे मिला, किस लिए मिला और क्या क्या उनके अंदर और क्या क्या खूबियां हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारे आज के खास बात में। हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है सिद्धार्थ साल्वी को, जो एक स्क्रिप्ट राइटर है और डायरेक्टर भी है, ड्रामा डायरेक्टर है। नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगी कि कैसे मतलब ड्रामा में अवार्ड मिला, इस पे तो हम जाएंगे, कौन से ड्रामा के लिए मिला है वो भी थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे, लेकिन आपका स्कूली सफ़र कैसा रहा और कॉलेज कहाँ से किया वो सब हमें बताइए। कॉलेज मैंने महात्मा फुले आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज से किया, जो कि पनवेल में ही है। तो फिर कॉलेज में मैंने फिजिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया, लेकिन फिजिक्स में करने के बाद जब वो वक्त था मेरे कॉलेज का जो दौर था, उस वक्त हम इंटर कॉलेजिएट प्लेस किया करते थे। अच्छा। जैसे कि यूथ फेस्टिवल्स होते थे, INT होती थी। सो उसी वक्त से वो जो शौक लग गया सो लग गया। लेकिन इसमें करियर करना ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो एक ऐसा मुकाम आ गया कि मैंने तय कर लिया कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी खूबियाँ, अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकता हूँ। सो फिर फाइनली मैंने तय किया कि मैं राइटर बनूंगा, राइटर डायरेक्टर बनूंगा। सो आज उसी की बदौलत मैं यहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन जब स्कूल में या कॉलेजेस में तुमने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन की ड्रामा में, तो कैसा था? मतलब वो ग्रुप में तुम लोग काम करते थे या किस तरह करते थे, या किस तरह परफॉर्मेंस, और वो समय कैसा रहा तुम्हारा? एक्चुअली वही एक बहुत गोल्डन पीरियड था हमारे लिए, क्योंकि सब कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे, किसी को कुछ आता नहीं रहता था एक्टिंग का। जो डायरेक्टर आता था वो हमें बताता था कि ये करो वो करो, और हम आंखें मूंद के करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि हमारा डायरेक्टर कितना टैलेंटेड था कि आज वो हमें पढ़ा गया और हम आज लोगों को सिखा रहे उनकी बदौलत। सो विनय जोशी, जिनके वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो मेरे गुरु थे। उन्होंने मेरी जो मैंने फर्स्ट प्ले किया था, मैंने उनके अंडर काम किया था। मैंने जो पहला प्ले लिखा वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। अच्छा। सो वो काफी गोल्डन पीरियड ही था हमारे लिए। तो कौन सा पहला जो तुम जिसकी बात कर रहे हो, पहला जो ड्रामा था वो कौन सा था जो तुमने स्क्रिप्टिंग किया, जिसका तुमने मैंने नभव उतरवाल करके एक मराठी ड्रामा मैंने लिखा था, जो वेंकटेश माडगुळकर इनकी स्टोरी पे बेस्ड था। एक जो शॉर्ट स्टोरीज आती थी पेपर में, वो एक स्टोरी मुझे मिली थी और मुझे काफी अच्छी लगी थी। फिर उनकी परमिशन लेके मैंने उसके ऊपर ड्रामा किया। अच्छा। सो पहला ही ड्रामा था जो मैंने लिखा था, जो मैंने डायरेक्ट किया था, और खास बात यह कि मैं इसमें काम भी कर रहा था। अच्छा। सो तीनों जगह मुझे अपनी संभालनी थी, और भगवान की बदौलत सब ठीक हो गया और वो ड्रामा उस साल की सबसे बड़ी हिट ड्रामा था वो। क्या बात है। फिर उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि वो जब ड्रामा हिट हुआ कि नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ यही करना है। लेकिन कई मर्तबा ऐसे देखा जाता है कि अगर बच्चे इस इंडस्ट्री में या इस फील्ड में कुछ करना चाहें तो घर वाले थोड़े नाराज हो जाते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारी ये उम्र नहीं है, या तुम ठीक ठाक नहीं कर पाओगे, या बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है इस फील्ड में, बहुत सारा इन्फ्लुएंस चाहिए। तो तुम्हारे साथ क्या ऐसे कुछ हुआ या घर वालों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया? कैसा माहौल रहा? मेरी मम्मी ने तो मुझे पूरा सपोर्ट किया, मम्मी पापा दोनों ने भी। क्योंकि शुरू में हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है कि हम लोग ज्यादा सपने नहीं देख सकते क्योंकि हमें घर संभालना होता है। बराबर। लेकिन हमने ये तय किया था, मैंने कि मम्मी को मैंने बताया था कि मैं यही करूंगा, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ और कर नहीं सकता। लेकिन मैंने जॉब भी किया। मैंने 2 साल अच्छी पोजीशन में था मैं अपनी जॉब के। लेकिन फिर मेरा मन नहीं लगा। फिर मैंने मेरे माँ को बता दिया कि नहीं, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मैं यही करूंगा। सो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया मेरी माँ। और मुझे ये लगता है, हालांकि बहुत सी जगह पे बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि जिस फील्ड में जाना है फिर माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये मीडिया फील्ड है, यहाँ पे शायद आप पैसे कमा पाओगे या शायद आप पैसे नहीं कमा पाओगे, फिर बाद में क्या, फ्यूचर का क्या। लेकिन मुझे याद है मेरे सर ने, मतलब मेरे जो सर के सर थे विनय जोशी के, जो पापा थे किशोर जोशी, उन्होंने मुझे एक वर्ड कहा था कि बेटा तेरे पॉकेट में पैसे कितने हैं ये मैं नहीं जानता और लोग तुझसे ये पूछेंगे भी नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, सामने बैठा जो तेरा ऑडियंस है उसका अगर टेंशन तू 5 मिनट के लिए कम कर देना तो तेरे पैसे वहां पे ऊपर बढ़ रहे। सच में। सो वो बात मेरे दिमाग में आज तक है
और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। पैसे तो कमाने, हालांकि ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन मेन मेरा ये था कि मुझे सामने वाली बैठी ऑडियंस को 2 मिनट के लिए उसके टेंशन्स दूर करवाने, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, वो सीरियल के माध्यम से हो या फिल्मों के माध्यम से हो या नाटिका के माध्यम से हो, कुछ भी। अच्छा, तो अब तक इतने तुम अच्छे से डायलॉग्स लिखते हो या इतने अच्छे से स्क्रिप्टिंग करते हो, तो कितने ड्रामास तुमने किया, कितने वन एक्ट प्लेस किए हैं आज तक? मैंने 9 से 10 मैंने वन एक्ट प्ले किया है, जो मैंने खुद लिखे हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसका डायरेक्शन भी मैंने ही किया हुआ है, अगर एक ड्रामा छोड़ के। सो आज तक 9 प्ले मैं लिख चुका हूँ, डायरेक्ट कर चुका हूँ। और कैसा रहा ये सफर? जब शुरू हुआ तो कितने लोग जुड़ते गए और किस तरह कारवा बनता गया, क्या है ये? एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल चीज थी, बहुत जर्नी काफी अच्छी थी, क्योंकि स्ट्रगल का पीरियड था। बराबर कि हमें कोई जानता नहीं है, हमें अपना नाम खुद काफी लिखना लोगों था। को ये लगता भी है कि जब तक तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंस ना हो, जब तक कुछ नहीं हो तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। तो ये तुम्हारे लिए कितने हद तक सही साबित हुआ? हाँ, शुरू ही मैंने किया था कि कोई था नहीं हमारे पीछे गॉडफादर के, कोई हमें ऊपर लेके जाए। तो मैंने उसी हिसाब से शुरू किया हुआ था कि हम लोग वन एक्ट प्लेस करते थे, बाहर जाते थे, पाली जाते थे, गोवा जाते थे, बेंगलोर जाते थे शोज के लिए। तो हम लोग शो करते गए, लोगों का रिस्पांस हमें मिलता गया, और उसी हिसाब से वही स्ट्रगल चलता गया। काफ़ी अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े, आज वो काफ़ी स्टार्स हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कुछ जो आप देख रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, उन्होंने पहली बार मेरे साथ काम किया हुआ था। क्या बात है। सो ये खुशी भी है, और बहुत अच्छा लगता है कि उनको जब नवाजा जाता है हर एक अवार्ड से, या फिर वो फिल्मों में दिखते हैं तो कभी कहीं गलती से नाम ले लेते हैं कि सिद्धार्थ सर के साथ हमने काम किया हुआ था उस वक्त फर्स्ट टाइम। सो ये काफ़ी अच्छा लगता है। सो जैसे मेरे साथ लोग जुड़ते गए, एक्चुअली सच बताओ तो उनके वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। क्योंकि डायरेक्टर राइटर को सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक अच्छी टीम, कलाकारों की टीम, टेक्नीशियंस की टीम जो परफेक्ट मिले, और मुझे वो मिलती गई, और उसी वजह से मुझे सक्सेस आता गया। सो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस पूरे करियर में, सच में। और ये तुम्हारा भी गुड लक है, और अच्छा है कि तुम्हें इतने अच्छे लोग मिलते गए और तुम्हारे साथ जुड़ते गए, ताकि तुम्हारा सफ़र आगे का आसान होता गया। किस तरह से तुमने जब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया तो कैसा रिएक्शन था, या क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा, किस तरह तुमने महसूस किया? अलग अलग टॉपिक्स हमने हैंडल किए थे उस वक्त, लव स्टोरी से लेके कुछ सामाजिक विषयों पे हमने नाटक किया था उस वक्त। काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आए थे बीच में, जैसे मैंने साइलेंट स्क्रीम की हुई थी। सो काफ़ी बोल्ड इशू था हमारा। क्या ये साइलेंट स्क्रीम का जो इशू था उसके ऊपर मैं ज़रा गौर करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो अवार्ड्स तुम्हें मिले हैं ये साइलेंट स्क्रीम के लिए ही मिले हैं। जी हाँ। तो क्या था इसका थीम, क्या था, और वो थीम तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? सबसे पहले तो मैंने साइलेंट स्क्रीम का वन एक्ट प्ले किया था, जिसे एकांकिका कहते हैं। एकांकिका वो मैंने शुरू में की। मैंने बहुत, जब मैं एक दौर था कि आप फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगी कि वो दौर अभी भी है। अभी हम लोग न्यूज़ ऑन करते तो हम लोग देखते हैं कि एक लड़की के ऊपर ये हुआ, उसका जो दिल्ली का भी हत्याकांड हुआ। सो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये कई मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि बहुत ये विकृति है आखिर में कैसी है। सो मैंने सोचा कि चलो यार, इसके ऊपर कुछ तो अच्छा लिखते जो लोगों को अपील हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बलात्कार, जो रेप्स होते, इसके ऊपर बहुत सारे नाटक आ चुके थे, तो मैं क्या नया कर रहा हूँ। सो मेरे लिए कुछ अलग करना है। तो मैंने सोचा कि चलो रेप हो चुका है। उसके बाद मैंने एक लड़की से मिला था, मैं बीच में जब हम लोग एक प्ले कर रहे थे, तो उस वक्त तो लड़की से मिला था। सो उसने अचानक मुझसे ये कह दिया था कि मुझे किसी लड़के का टच पसंद ही नहीं है। सो मेरे दिमाग में वो बैठ गया था कि वो लड़की ऐसे क्यों बोली किसी को कि मुझे टच पसंद नहीं। तो मैंने उससे बात की, एक महीने में उससे बात करता रहा कि वो मुझसे बात करे। सो उसने मुझसे बात की, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ था। सो मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये होता है, दिल्ली में होता है, ये मेरठ में होता है, ये विदर्भ में होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हमारे साइड वाली बिल्डिंग में या साइड वाले घर में भी हो सकता है। बराबर है, सही। सो उसने मुझे बताया था कि मेरे पापा ने मेरे ऊपर रेप अटेम्प्ट किया था। सो उस वक्त मैं शॉक्ड हो गया था कि ये हो कैसे सकता है। हालांकि जिस समाज में हम लोग रह रहे, जिस संस्कृति का हम लोग डंका पीटते हैं कि हम लोग भारतीय संस्कृति में यहाँ पे हर एक की इज्जत की जाती है,
तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उससे बातें करते करते मैंने सोचा कि नहीं, ये बहुत गलत है, उस लड़की की मानसिक हालत बहुत खराब थी। अच्छा। तो फिर उस हालत के ऊपर मैंने लिखना शुरू किया। फिर दो जो उसने सब बंद कर देते अपनी लाइफ में, वो उसने सीखना बंद कर दिया, वो कॉलेज जाना उसने बंद कर दिया था। सो उसी हिसाब से मैंने वो प्लॉट पकड़ा कि वो लिखूं। मेरा मोटो जीतना वगैरह कुछ नहीं था, मैं सिर्फ ये सोचता था कि इस सब में अगर मैं एक लड़की अगर सेव कर दूं तो शायद वो मेरे नाटक का पूरा सक्सेस होगा, मेन सक्सेस होगा। तो वही हुआ। मैंने वो नाटक किया कि निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये मेरे नाटक का एक्चुअल में थीम था। अच्छा। कि लड़कियां जो निगेटिव पकड़ के रखती है, ये सब उनके ऊपर कुछ बुरा हादसा हो जाए तो वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर कैसे बढ़े, ये उस पूरे नाटक में हमने समझाया था, अलग तरीके से, अलग ढंग से। ये पहली बार ऐसे नाटक में हुआ था, आज तक जितने नाटक हो चुके थे पहली बार ये हुआ था कि दो कलाकार एक दूसरे को बिना देखे नाटक खत्म हो रहा था। अच्छा। सिर्फ आवाजों के ऊपर वो खेल रहे थे। बीच में दरवाजा था और दरवाजे के इर्द गिर्द पूरा नाटक घूमता था। अच्छा। वो अंदर आने के लिए कह रहा है एक लड़का, और एक लड़की बोल रही है कि मैं अंदर नहीं ले सकती, लेकिन पूरा नाटक का ये यूएसबी था कि कोई देख नहीं रहा है एक दूसरे को। अच्छा, क्या बात है। सो ये निगेटिव पॉजिटिव का पूरा खेल था, और उसी हिसाब से ये नाटक मेरे दिमाग में आया था कि ये लिखे और ये अलग तरीके से प्रेजेंट हो। और आज शायद वो नाटक किया, एकांकिका किया, उसको काफी यश मिला, सक्सेस मिला काफी। हम लोग साइलेंट स्क्रीम हम लोग सवाई में लेके गए, जो कि काफी बड़ी कंपटीशन है। उसमें उसको ऑडियंस पोल का सबसे ज्यादा, आज तक जितने सवाई हो चुके उसमें सबसे ज्यादा वोट्स साइलेंट स्क्रीम को मिले थे। सो इसका काफी, और हमें काफी अच्छा लगा ये। तो फिर हमने सोचा कि लोगों को, हम लोग को काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो उन्होंने कहा कि यार ये नाटक हम अब नाटक करके लेके आओ, दो अंकों में आप इसको तब्दील कीजिए और फिर लेके तब तक तुमने ये एकांकिका के तौर पे किया था? एकांकिका के तौर पे किया था, वन एक्ट प्ले के। फिर वो मैं लिखता गया, फिर वो उसका एक पूरा बनाया। फिर उसके बाद बारी आई कि पैसा कौन लगाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्ले में वैसे देखा जाए तो कोई बड़े स्टार्स नहीं होते। तो फिर ज्यादा बुकिंग भी नहीं होती है, फिर क्या करें। फिर मैंने अपने आमदार प्रशांत ठाकुर के पास में गया और मैंने कहा कि मुझे करना है नाटक, और मैं चाहता हूँ कि ये नाटक अखिल भारतीय नाट्य परिषद, मराठी नाट्य परिषद की तरफ से हो। क्योंकि पहला ये नाटक उनके अपना अखिल भारतीय नाट्य परिषद का था। सो मैं चाहता था कि पहला था तो वो अच्छा हो। सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं पनवेल का ही रहवासी हूँ, तो मुझे लगा कि पनवेल के हिसाब से ये अच्छा होना चाहिए। सो उन्होंने बेझिझक मुझे कुछ भी सवाल नहीं किया कि तू कहाँ जीता है, क्या जीता है, कुछ नहीं पूछा उन्होंने कहा तू नाटक करना चाहता है? हाँ। तो उन्होंने मुझे एक अमाउंट दे दी, बोला तू शुरू कर, बाकी हम तेरे पीछे खड़े, तू शुरू हो जा। सो उनके वजह से आज इतना हकदार इस गौरव का मैं हूं, शायद उससे 10 गुना ज्यादा हकदार वो है, प्रशांत जी है। प्रशांत जी, परेश जी, दोनों उनके वजह से ही आज ये अवार्ड मिल चुका है। सो सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के द्वारा मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सच में मतलब हर किसी को प्रेरित करने के लिए कोई एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है, और ऐसे वक्त में अगर वो प्रेरणा नहीं मिले तो काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी मुश्किलें हमारे रास्ते में आ सकती है, और वो मुश्किलें तुम्हारी आसान होती गई और तुम आगे बढ़ते गए। ये आगे का सफ़र कैसा रहा ये हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों कहीं भी मत जाइए, देखते रहे खास बात नाज़नीन के साथ। हम अभी लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास बात नाज़नीन के साथ, और हमारे स्टूडियो में मौजूद है सिद्धार्थ साळवी जी, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि उनका सफ़र कैसे रहा, कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरह उनका सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है। सिद्धार्थ, हमें ये बताइए कि अभी तक तो आपने जैसे बताया, तो इसके आगे के आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? जैसे साइलेंट स्क्रीन के बाद में जो तुमको अवार्ड मिला उसके लिए, और काफ़ी आपको सक्सेस मिला इस चीज़ के लिए, लेकिन इसके बाद क्या क्या और नए प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? वैसे अगर बताया जाए तो ये अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो सक्सेस नहीं मिला है। अगर मैं कहूँ कि सक्सेस नहीं मिला, ये जो हम लोग कहते हैं कि पहला स्टेप था जो मैंने अभी क्लियर कर लिया। अभी तो मंजिल बहुत दूर है, और अभी क्या होने वाला है ना कि लोगों की उम्मीदें और बढ़ रही है, और उम्मीदें बढ़ेगी। सो अभी तो सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो मेरी फिल्म आ रही है। ओह, क्या बात। जो जिसके डायलॉग्स मैंने लिखे हुए हैं, और फिल्म डायरेक्ट की है केदार शिंदे जी ने। क्या बात है। शोभना देसाई प्रोडक्शन, जो कि काफी हिंदी फिल्में हिंदी सीरियल्स जिन्होंने आज तक
इंडस्ट्री को दिए हैं। वो उनकी प्रोडक्शन की पहली मूवी है ये, जो केदार शिंदे डायरेक्ट कर रहे हैं। भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, क्रांति रेडकर, विजय चौहान, प्राजक्ता माड़ी, ऐसे बहुत से बड़ी हस्तियां है जुड़ी हुई है। बिग स्टार कास्ट मूवी है। सो उसके डायलॉग्स मैंने लिखे, वो आ रही है जो सबसे मेन मेरा प्रोजेक्ट है। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंटल प्ले आ रहा है जिसका नाम है आज फिर जीने की तमन्ना है, जो अक्टूबर में रिलीज होगा। और एक कमर्शियल प्ले भी आ रहा है, उसकी अभी तक हमने डेट डिसाइड नहीं की कब रिलीज करें, लेकिन वो भी इसी साल में आ रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम कर रहे हो, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूंगी जो केदार शिंदे जी का है। इतना बड़ा नाम कैसे जुड़ा तुम्हारे साथ में? फिर से एक बार साइलेंट स्क्रीम के वजह से ये हुआ है। क्या बात है? साइलेंट स्क्रीम का शो था हमारा नगर में जी। और नगर में शो के दौरान शायद केदार सर वहाँ पे आए हुए थे किस चीज़ के लिए। सो उन्होंने भरत जाधव से सुना था कि ये प्ले तू देख, ही काफ़ी अच्छा प्ले, कि भरत जाधव ने देख चुके थे वो प्ले। तो उन्होंने कहा कि ये प्ले जाके तू देख, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ प्ले। तो उस वक्त मुझे मालूम भी नहीं कि शो चालू है और केदार सर आके बैठे शो में, क्योंकि शो वैसे भी हाउसफुल ही था। अच्छा। सो हमें पता भी नहीं कि केदार सर आए, केदार सर बैठे, और जब खत्म हुआ प्ले तो वो मुझे बाहर आके मिले और उन्होंने मुझे बताया कि तू क्या कर रहा है। उनका पहला क्वेश्चन ये था मेरे लिए कि फिलहाल तू क्या कर रहा है। तो मैंने कहा कि वही अपने सीरियल्स लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, बोलो, और ड्रामा है वही, फिल्म लिखेगा मेरे लिए। तो उस वक्त शायद मुझे ऐसे लगा कि अभी देखा है उन्होंने तो यही यूं ही बोल दिया है कि वही फिल्म लिखेगा मेरे लिए। मैंने कहा कि हाँ जरूर लिखूंगा, और आपके साथ तो क्यों नहीं। बराबर है। सो मुझे कुछ नहीं पता कि फिल्म क्या है तो मुझे कब, ये तेरा टूर कब खत्म होने वाला। हमारा टूर था नगर का। अच्छा। हम हर जगह शोज कर रहे थे साइलेंट के। तो टूर कब खत्म हो रहा है, बोले 4 दिन में मैं वापस आ रहा हूँ। जैसे ही आता है दूसरे दिन आके मुझे फोन करो और मुझे मिल, और ज्यादा देर मत करना। सो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बुलाया तो हम लोग जाते, क्यों नहीं। सो मैं गया मैं वहां पे। उन्होंने मुझे अंधेरी ऑफिस में बुलाया उन्होंने, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि तू किस तरीके से लिखता है, क्या लिखता है। उन्होंने मुझे डायरेक्ट स्क्रीन पे की स्क्रिप्ट मेरे हाथ में थमा दी और मुझे कहा कि ये स्क्रिप्ट है, ये पढ़ ले, और 10 दिन है, 10 दिन तेरे लिए काफी है लिखने के लिए डायलॉग्स। मैंने बोला सर पक्का मैं ही लिख रहा हूँ? हाँ तू ही लिख रहा है, ये डायलॉग्स है, तू लिखना शुरू कर दे। सो मैंने बोला अच्छा ठीक है। और मुझे उनकी एक चीज काफी पसंद है केदार सर की, कि उनको ये लगता है कि ये अगर इसमें कोई स्पार्क है तो है। उन्होंने मुझे उसी टाइम पर उन्होंने मुझे कहा कि पहला जब हाफ एन आवर हो चुका था तेरे नाटक का, आधा घंटा हो चुका, तभी मैंने तय कर लिया था कि तू ही मेरे फिल्म के डायलॉग लिखेगा। क्या बात। एंड तक मैं गया ही नहीं, पहले आधे घंटे में मैंने तय कर लिया था कि यही बंदा लिखेगा मेरे लिए। सो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तू लिख, वही होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने लिखा है पूरा का पूरा वैसे ही सर ने शूट किया हुआ है, उसमें कहीं बदलाव उन्होंने नहीं किए। कि अगर करते तो काफी अच्छा होता था, लेकिन उन्हें लगा कि अरे ये वैसे भी परफेक्ट है, जरूरत है नहीं बदलाव करने की। और कॉमेडी जॉनर था मूवी का। अच्छा। और ज्यादा कॉमेडी अगर कहा जाए तो मैंने सिर्फ 2x4 लिखा था। अच्छा। उस वक्त तो ज्यादा इतना सेंस था नहीं मुझे कॉमेडी का, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि कॉमेडी करनी है ना तो तुझे लफ्जों से नहीं करनी है, तो सिचुएशन लिख और सिचुएशन से कॉमेडी करेंगे हम लोग। और वही हुआ। और मेरे लिए चैलेंज था, ये फिल्म मेरे लिए काफी चैलेंज थी, क्योंकि अगर आप ये एक लोचा झाला रे नाटक पे बेस है ये फिल्म। अच्छा। तो ये 6 कैरेक्टर्स इसमें अलग अलग, मतलब 6 उस आदमी के 6 पूर्वज जो उसके सामने आ जाते हैं, जो किसी को नहीं दिखते, सिर्फ उसको दिख रहे हैं। अच्छा। सो फिर अलग अलग दौर के वो थे, मतलब एक आदि मानव, एक अशोका जो सिपाही था अशोका का, वो एक जो संत महात्मा रह चुके उनके दौर का था, एक शिवाजी महाराज का मावड़ा जिसे हम कहते हैं वो था, फिर एक अपना संयुक्त महाराष्ट्र की जो चळवळ हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, उसका एक पूर्वज था उनके। इसमें एक लावणी जो करती थी नर्तिका, वो भी एक उनमें पूर्वजों में वो शामिल थी। सो ऐसे अलग अलग दौर के अलग अलग, एक गांधीवादी था उसमें। सो हर एक दौर पकड़ के मुझे लिखना था। सो हर दौर का पहले मुझे अभ्यास करना पड़ा। सबसे पहली बात वो क्या है, ऐसे लिखना चाहिए, हर एक की शैली होती है।
जैसे हम कहते हैं कि हर एक कैरेक्टर अलग दिखना चाहिए, बराबर है, हाँ, कोई सिमिलरिटीज होनी नहीं चाहिए कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से मैच नहीं होना चाहिए, सही। हाँ, तो ये मुझे पूरा ध्यान रखना था हर एक के चीज में कि कोई किसी से सिमिलर ना हो, क्योंकि अगर वो दौर एक हो गया तो फिर मेरे भी मार्क्स कट जाएंगे, मेरा जो ऑडियंस है जो मेरे लिए देखने आएगा वो भी बोलेगा अरे सारे एक ही जैसे लग रहे। सो सबसे पहले मैंने ये क्लियर किया था, हमारे इसमें यही होता है कि कैसे लिखा जाए। लेकिन इतना सब स्टडी करके लिखने में पूरे फिल्म के डायलॉग्स, क्या 10 दिन तुम्हें कम नहीं पड़े? नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि 10 दिन में तो अपना एक रफ ड्राफ्ट लेके आ। सो मैंने पूरे सीन्स नहीं लिखे, मैंने 4 जो मेजर सीन्स थे वो 4 मेजर सीन्स मैंने छोड़ दिए बीच में। अच्छा। उन्होंने सर ने कहा कि अरे ये तो मेजर सीन है, ये तूने क्यों छोड़ दिए? तो मैंने कहा कि सर ये मेजर सीन है इसलिए मैंने छोड़ दिए। आप यहाँ तक परफेक्ट है क्या नहीं आप देख लो, आप मुझे बता दीजिए कि ये परफेक्ट है या नहीं। नहीं, ये परफेक्ट है। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आगे शुरू करें। 2 सीन्स मैंने लिखे, 2 सीन्स मुझे क्लिक ही नहीं हो रहे थे कि कैसे लिखे जाए। तो उन्होंने मुझे कहा तो एक काम कर, इस फिल्म को तो मुझे असिस्ट भी कर ले, फिर शायद तुझे समझ में आए। तो फिल्म का असिस्टेंट जब मैं हुआ फिल्म के, फिर सर के साथ काम करते करते सर के साथ ट्यूनिंग बैठ गई, फिर एग्जैक्टली सर को क्या चाहिए ये मुझे शूटिंग के 15वें या 20वें दिन पता चल गया। और सर और ये काफी अच्छा सर ने मेरे लिए करके रखा था कि जो 2 सीन्स जो मैंने नहीं लिखे थे वो 2 सीन्स उन्होंने लास्ट डे के लिए रखे थे। उन्होंने मुझे कहा था कि ये सीन भी तू खुद ही लिखेगा, ये तुझे आएंगे मुझे पता है। अच्छा। फिर जैसे जैसे वो फिल्म की शूटिंग बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे सीन्स मिलते गए और फिर वो 2 सीन्स भी क्लियर हो गए। सो आज एक अच्छी मूवी हम लोग दर्शकों के लिए लेके आए हैं, जिसमें मनोरंजन है, जिसमें कॉमेडी है, रोमांस है, रोमांटिक है, जिसपे आप गौर करवाने वाली भी कई सारी चीजें हैं उसमें। तो एक टोटल एंटरटेनमेंट पैकेज ये अभी आ रही है। सच में बहुत अच्छा, और दुआ करेंगे कि ये भी मूवी कामयाब हो और इसमें भी तुम्हें सक्सेस मिले। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिफरेंस जानना चाहूँगी सिद्धार्थ, जैसे तुमने बताया कि पहले ड्रामा से शुरू किया, उसके बाद सीरियल्स, उसके बाद मूवीज़, तो क्या डिफरेंस लगा तुम्हें कि डायलॉग लिखने में कुछ फ़र्क पड़ता है या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से? जैसे ड्रामा तो तुम एक बार लिख दे बात खत्म हो गई, लेकिन जब तुम्हें सीरियल लिखनी हो, मूवीज का भी शायद से ऐसे ही होता होगा, लेकिन जब तुम्हें सीरियल लिखनी हो तो समझो कोई फेस्टिवल आ गया या कोई इंसिडेंट हो गया, उसके ऊपर अगर तुम्हें किसी डायरेक्टर ने बोल दिया कि इसको अभी इस चीज पे हाईलाइट करो, या तुम्हें कोई रात में ऐसे फोन आ जाता है बेवक्त के जब तुम लिखने के मूड में नहीं हो, तो फिर उस वक्त कैसे कर लेते हो? क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में? और ये आपने जो कहा कि कहीं भी किसी भी वक्त कॉल आ जाता है। हाँ। मुझे याद है कि मैं 4 बजे तक लिख रहा था और मैंने सो गया और मैं सुबह उठा, चलो आज कुछ काम नहीं है और आज फिल्में देखते 2 थिएटर में जाके। मैं तैयार वायर होगा, मैं निकला नीचे और मुझे फोन आ गया डायरेक्टर का, तेरे पास 10 सीन भेजे हुए 3-4 घंटे में लिख के भेज। सो ऐसे डेली सोप में काफी बार होता है। अच्छा। कि आपको कभी भी कॉल आ जाता है। अभी जैसे कोई भी अगर इंसिडेंस हो तो फिर एक काम करो, फिर इसका ये मायना उसमें आना चाहिए, बराबर है। हाँ। फिर उस हिसाब से लिखो। फिर अगर फू बाई फू जैसे मैं लिखता था तो मोस्टली वो अभी जो रिसेंट जो अभी न्यूज जो हमारे होते हैं, जो घटनाएं होती रहती है हमारे जिंदगी में, उसके ऊपर ही हमें लिखना पड़ता है। बराबर। सो सीरियल्स का तो काफी अजीब ही होता है। मतलब जो हम लिखते हैं वो प्रेजेंट होता है, ये भी हम लोग श्योर नहीं बता सकते। अच्छा। ये बहुत बार होता है सीरियल्स के वक्त कि हम लोग जो लिखते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन लिखना हमारा काम है। डायरेक्टर की पूरी मांगे पूरी करना हमारे राइटर का पहला कर्तव्य है, जो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि ये नहीं हुआ है तो हमें वो तो करना पड़ता है फिर से बार। लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं। आप अगर ड्रामा लिखोगे तो अलग हो जाता है, आप फिल्में लिखोगे तो अलग हो जाता है, सही है। और आप सीरियल लिखोगे तो फिर अलग हो जाता है। हर एक का एक अलग टाइप होता है लिखने का। जैसे आप अगर आप नाटक लिखते हो तो नाटक में आप देख रहे हो कि आपको रिटेक्स नहीं होते। सही है। सो रिटेक्स नहीं होते तो आप बड़ी बड़ी लाइन सब आपके लिए लिखी जाती है, लेकिन उस लाइन का जो मीटर होता है वो ड्रामा का अलग होता है और वो फिल्मों का अलग होता है। ड्रामा में अलग मीटर यूज किया जाता है जिसके ऊपर हम लोग तालियां बजा सकते हैं, वो मीटर उसका होता है। और सीरियल्स में तो मीटर नहीं होता। एक नॉर्मल सीरियल्स मतलब ऐसी होती है कि जो हम लोग की जो रोज की घटनाएं होती है, हाँ। दिन भर की, वही हमें दिखानी होती है। तो जो हम लोग जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बराबर है, यही सीरियल्स में होता है। और इतना ही क्लीन वो लिखना पड़ता है कि जिसमें कई बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ता। छोटे छोटे वर्ड्स जो हालांकि हम लोग यूज करते हैं हमारे
जनरल लाइफ में, बराबर। वही सीरियल्स में लिखने पड़ते हैं। और फिल्मों में ऐसा होता है कि अगर आप सीरियल देखते हो तो आप फिल्म में क्यों देखें, तो जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में कि अगर वैसे देखा जाए तो फिल्में भी वही होती है जो हम लोग सीरियल्स में देखते हैं, सही है। लेकिन वो होता है कि 70 mm बड़ा, तो फिर उसकी जो प्रोसीजर होती है राइटिंग की वो भी बड़ी होनी चाहिए। फिर उसमें अलग अलग डायलॉग्स पेरे जाते हैं, डाले जाते हैं, अलग अलग हिसाब से डाले जाते हैं। सो ये एक अलग व्यू होता है फिल्मों का। और फिल्मों का ऐसा होता है कि आप अगर एक बार आपने शूट कर लिया तो आप बाद में उसको कट नहीं कर सकते। सही। मतलब आपको वापस शेड्यूल लगा, वापस शूट करो, ये नहीं हो सकता। फिर एक बार आपने जो लिख दिया, जो छप गया वो छप गया। ड्रामा का हर एक ड्रामा में हर एक अगर शो होता है तो आप उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं, लेकिन आप फिल्मों में नहीं कर सकते। एक बार शूट हो गया तो हो गया। तो सारे आपको यूनिवर्सल लिखना पड़ता है, बराबर है, ताकि कोई भी इंसिडेंस आगे हो तो आप कौन सा भी सीन लेके वो इंसिडेंस उसको मैच कर सकते हैं। सो ये फिल्मों में करना पड़ता है। तुम्हें अभी जैसे तीनों चीजों में सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है लिखना? जैसे तीनों भी तुम्हारे ही बच्चे हैं, लेकिन कोई एक बच्चा तुम्हें अगर चुनने को कहा जाए तो काफी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लिखना ज्यादा पसंद आता है? टू बी वेरी फ्रैंक, ड्रामा जैसा कोई फील्ड नहीं। ड्रामा जैसा यहाँ पे आप डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट होते हो, आपके बीच में कोई माध्यम नहीं होता। जैसे टीवी और या फिर 70 mm का बड़ा पर्दा, ये आपका माध्यम होता है जो आपको कनेक्ट करता है। यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। आप सामने ऑडियंस बैठी हुई है हमारे सामने, और जैसे वो रिएक्ट करती है वैसे आपको, जैसे क्या कहा जाता है कि मैंने कहा था एक बार कि साइलेंट स्क्रीन में ये 2 पात्रों का नाटक नहीं है, ये 602 पात्रों का नाटक है। बैठी हुई 600 ऑडियंस और हमारे 2 एक्टर्स, क्योंकि जब वो कनेक्ट होंगे तभी वो नाटक पूरा होगा। बराबर है। सो वही है, इसलिए ड्रामा जैसा आज तक मुझे इतना सेटिस्फेक्शन ना मुझे सीरियल्स दे पाई है। फिल्म तो मैंने पहले ही लिखी है, सो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब फिल्म भी काफी मुझे अच्छा लगा फिल्मों में देखकर। लेकिन ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है ड्रामा, जिसे आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट होते हो। और आज सक्सेस भी मुझे ड्रामा की वजह से ज्यादा मिली है। हाँ। लेकिन जब तुम्हें कोई सीरियल का हो या कोई भी कैरेक्टर में जब उतरना पड़ता है, वो कैरेक्टर का लिखने के लिए, वो कैरेक्टर को जानने के लिए, तो तुम्हें ये जरूरी, सबसे पहले तो तुम्हें जरूरी होता है कि तुम उस कैरेक्टर में उतरो। तो वो किस तरह तुम मैनेज कर लेते हो, कैसे हो जाता है वो? वैसे अगर देखा जाए तो अगर आप ठीक से नोटिस करें तो हर एक फिल्म या हर एक सीरियल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। सही कहा। सो हमारा जो राइटर्स का जो मेन एजुकेशन जो होता है या फिर जो मेन अभ्यास जिसे हम कहते हैं, वो तो सिर्फ देखने से ही होता है। मतलब ट्रेन से सफर कर रहे हो तो ट्रेन से सफर करते हुए लोग बैठे हुए आदमी, या फिर कई झगड़े चल रहे हो तो हम लोग वहां रुकते, तो अलग अलग ढंग से पेश आने वाले लोग, उनकी नकलें हम लोग हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि ये कैरेक्टर है। जैसे कि मुझे याद है मेरे सर थे जब मैं स्कूल में था, तो उनका पात्र मैंने अपने मूवी में डाला है। अच्छा। उनका नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो फिर पिटाई तो होनी है। सो वो काफी अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन उनकी जो शैली थी पढ़ाने की वो काफी अच्छी थी, अलग थी। अच्छी थी कहने से ज्यादा कि वो बहुत ही अलग थी। आज तक जितने मेरे साथ लोग जुड़े उनके जैसा मुझे कोई नहीं मिला, तो वो मुझे याद रहे वो सर। और उनका वो, अगर वो मेरे कैरेक्टर होते तो वो कैसे प्ले करते। अच्छा। सो मैंने वो उस तरीके से प्ले किया। और अभी जो खो खो जो आ रही, तो विजय चौहान कैसे प्ले करेंगे, वो मेरे सर कैसे प्ले करेंगे। सो उसी हिसाब से मैंने लिखा, और विजू मामा ने बहुत अच्छी तरीके से वो प्ले किया। अगर आप खो खो देखोगे तो शायद मेरे सर देखेंगे तो सर को भी शायद पता लगे कि ये आपके ऊपर ही है सर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ सिद्धार्थ बातें करके। और जिस तरह ये ट्रॉफीज तुम्हें इतनी सारी मिली है, ढेर सारी कामयाबी तुम्हें आगे भी हासिल हो, हमारी पूरी खास बात की टीम की ओर से मैं तुम्हें इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हमारे स्टूडियो में आए, इतना सारा ढेर सारा वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना ना भूले, और ये जो खो खो पिक्चर आ रही है जरूर जाके आप थिएटर में देखें। और हमारा कार्यक्रम कैसे लगा हमें बताना ना भूले। हमारा पता लिख लीजिए, हमारा पता है खबर बात, JK प्लाजा, पहला माला, दुर्गा माता मंदिर के सामने, पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। और दोस्तों, अपनी दोस्त नाज़रीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए शब्बा खैर।